लिस्ट हम लोगों ने शुरू की थी, उसमें क्या है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे हमारा फोकस था कि कौन-कौन से किस-किस टाइप के क्वेश्चन हमारे इस बार आ सकते हैं। बात ठीक है ना? एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपने जितने थे वो वाले हम लोग ले रहे हैं, ठीक है? और उनके फास्टेस्ट मेथड्स हम लोग देखेंगे कितने मेथड्स अपने फास्टेस्ट वही मेथड करेंगे जो सबसे फास्ट होगा उस क्वेश्चन के लिए, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना? 25 क्लासेस होंगी, 5 लेवल्स तक क्लास होंगी। कितने लेवल्स होंगे? 5 लेवल होंगे। अभी आपकी क्लास 2 चल रही है, सेकंड लेक्चर है आज, है ना? और जो लेवल 1 है उसका सेकंड लेक्चर है। बात ठीक है? तो आगे स्टार्ट करते हैं। आज भी मज़ेदार क्वेश्चन होंगे आज के, तो और भी अच्छे कल से बढ़िया क्वेश्चन होंगे हमारे, ठीक है? धीरे-धीरे क्वेश्चन का लेवल हम लोग उठाते चले जाएँगे। अपने 25 क्लास में क्वेश्चन का लेवल एकदम बिल्कुल हाई तक पहुँच जाएँगे कि इससे ज़्यादा कठिन तो क्वेश्चन अब आ ही नहीं सकते हैं। बात ठीक है? बाकी ईज़ी क्वेश्चन तो कर ही लेंगे आप लोग, उम्मीद है हमें। है ना? इतना तो कर ही लोगे, ठीक है? ईज़ी क्वेश्चन भी करवाएँगे, बीच-बीच में सारे क्वेश्चन करवाएँगे, जितने भी टाइप के अपने हो सकते हैं, हर एक टाइप की। बात ठीक है? तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि केवल हार्ड ही करवाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारे जितने टाइप के आ सकते हैं अपने, है ना? जितने भी आ सकते हैं क्वेश्चन वो सारे लेके चलेंगे, ठीक है? फ़ोकस उन पे रहेगा जो थोड़ी ज़्यादा हार्ड हैं या मीडियम से हार्ड लेवल तक के आते हैं अपने, उनमें ज़्यादा थोड़ा-सा फ़ोकस रहेगा। जो बिल्कुल ईज़ी होते हैं, नंबर सिस्टम्स वगैरह के हो गए, परसेंटेज के हो गए, बिल्कुल ईज़ी वाले क्वेश्चन, तो उन्हें अवॉइड कर देंगे अभी, ठीक है? वो तो कर ही लोगे, ठीक है? उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ये जैसा हमारा क्वेश्चन है हमारा AKGEC कॉलेज, ये कॉलेज का नाम है पूरा, बीटेक ईसीई शाखा। ईसीई क्या है? शाखा का नाम है, ब्रांच का नाम है। में 3 अनुभाग एबीसी है। यदि अनुभाग एबीसी में छात्रों की संख्या क्रमशः छात्रों की संख्या कितनी है? 95, 209 और 171 है। ये एक परीक्षा में अनुभाग एबीसी के औसत अंक हमारे कितने हैं? औसत से हमारा क्वेश्चन है 83, 78 और 85, ठीक है? तो इसी शाखा का औसत अंक कितना है? अब वो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी 3 अनुभाग हैं हमारे, जिसमें स्टूडेंट हमारे कितने हैं? पहले अनुभाग में स्टूडेंट है हमारे 95, ठीक है? दूसरे में 209 और तीसरे अनुभाग में है 171 स्टूडेंट हमारे हो गए। अब वो कह रहा है जो पहले अनुभाग में स्टूडेंट है उनका एवरेज हमारा कितना है? 83 और जो दूसरे में है उनका 78 और तीसरे में है 85। बात क्लियर है? 83, 78 और 85, ठीक है? उसके बाद ये कह रहा है कि तीनों जितने अनुभाग है हमारे, तीनों का कंबाइंड एवरेज की बात कर रहा है कितना होगा। तो हमने बताया है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे? कंबाइंड एवरेज में हम लोग एक अपने मन से इनके, यानी जो सबसे छोटा नंबर है वो और जो सबसे बड़ा नंबर है वो, उनके बीच का कोई एक नंबर ईज़ी वाला सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि एवरेज कितना है अपना? 80। कंबाइंड एवरेज कितना है? 80 है। हमने क्या किया? मान लिया। ये वाली वैल्यू क्या है? मान ली हमने, ठीक है? तो जो हमने मानी उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये 83 क्या है? 3 ज़्यादा है और 78 2 कम है और 85 5 ज़्यादा है 80 से। बात ठीक है? एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कि जितने जितने नंबर्स के बीच में हमें एवरेज निकालना है, और जो एवरेज आएगा वो उन सभी नंबर को बराबर-बराबर डिवाइड करता है। मतलब कि वो सारे नंबर्स को हम लोग उसमें डिवाइड करते हैं। मान लो कि जैसे 2, 3 और 4 का हमने एवरेज निकाला, हमारा कितना आएगा एवरेज? 3। इसका मतलब हम इसे भी 3 लिख सकते हैं, इसे भी 3 लिख सकते हैं और इसे भी 3 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 6 होगा। 3, 3 6 और 9, इनका योग 9 होगा और इन्हें ऐड करोगे तो इनका योग भी कितना होगा? 9 होगा। तो एवरेज हमारा क्या होता है कि उस एवरेज को हम तीनों में बराबर-बराबर इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। बात ठीक है? तो हम क्या करेंगे? सेम वही किया हमने। सबको 80 बनाने के लिए देखो, इसे 80 बनाने के लिए 3 ज़्यादा है इसमें, और इसे 80 बनाने के लिए इसमें क्या है? 2 कम है, और इसे 80 बनाने के लिए कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। बात ठीक है? इसमें देखो स्टूडेंट जो हमें दिए हैं 95, 205 और 171, अगर हम इनसे कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ी सी कठिन पड़ेगी। तो इन्हें हम लोग क्या करते हैं? काट करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये किस टेबल से कट जाएंगे हमारे, 19 के टेबल से कट, 19 पंचे 95, ठीक है, 19 एकम 19 और 20 और 19 एकम 19 यानी कि 11 और 19 90 171 बार, ठीक है। ये हमारे स्टूडेंट हो गए, बाकी हमने कैलकुलेट करके इन्हें हटा लिए, सिंप्लीफाई कर लिए, ठीक है। स्टूडेंट हम कितने लेंगे, 5, 11 और 9 स्टूडेंट लेंगे और अपना काम हो जाएगा। तो एक स्टूडेंट के हिसाब से पहले में 3 बढ़ रहा है, तो 5 स्टूडेंट के हिसाब से कितना बढ़ेगा, 15, ठीक है ना। यहाँ देखो 2 कम हो रहा है एक स्टूडेंट के हिसाब से, और यहाँ 11 है, यानी कि टोटल कितना कम होगा, एवरेज 22, ठीक है। यहाँ देखो 5 कम हो रहा है पर स्टूडेंट के हिसाब से, और स्टूडेंट कितने हैं, 9, यानी 9 पना 45, 45 कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगर मैंने कैलकुलेट करें, यानी कि प्लस का 15 माइनस का 22 और प्लस का 45, कितना हो जाएगा हमारा, 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 45 प्लस 5 50 और प्लस 10 60, 60 में से 22 माइनस करेंगे तो 60 में 20 गए 40, 2 और माइनस करेंगे तो 38, तो यह आ गया कितना, 38 प्लस का 38। स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 5 प्लस 11 प्लस 9 यानी कि 25, 25 हमारे पास स्टूडेंट है। ये हमारा क्या हो गया, औसत, जो हमने औसत माना था 80, है ना। अब ये देखो 38/25 क्या है, प्लस में है, तो 80 प्लस 38/25 ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बाद का टोटल एक्चुअल औसत क्या है, तीनों का कंबाइंड ये हमारा आ जाएगा। बात क्लियर है इतनी। 38/25 का मतलब कितना हो गया, काटो इसे, तो 25 से कम 25 पॉइंट और लगभग 5 बार में जाएगा, यानी 81.5, 81.5, देखिए 81.52 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है इतनी, ठीक है। तो हमें इस टाइप से कैलकुलेशन को इजी बनाना है अपने लिए, है ना। जितना इजी हम लोग कैलकुलेशन को कर पाए क्वेश्चन उतना ज़्यादा हो जाएगा। अब होता क्या है कि इसमें देखो मल्टीप्लाई अगर बेसिक मेथड से करेंगे तो 95 इंटू 83 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करके 209 इंटू 78 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 171 गुणे 85 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जितने बच्चे हैं इन सभी को ऐड करके उसका डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा सा और ज़्यादा हार्ड हो जाती है, इसलिए हमने क्या किया, कैलकुलेशन करके रेशियो मेथड में डिवाइड करके सबको एवरेज अपने मन से मान लिया हमने, है ना, और उससे इजीली आंसर हमने निकाल लिया, बात ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं मज़ेदार क्वेश्चन रहेंगे आज के। ये भी देखो, ये भी एकदम जहरीला क्वेश्चन है आज के क्वेश्चन में कह रहे जहर ज़्यादा है नहीं, ऐसा नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, करने लायक क्वेश्चन है। बताइए 30 सेकंड है, 30 सेकंड है, 30 सेकंड में आंसर बताइए इनका कितना आ जाएगा इसका ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा, एक घोल में 16.5% नमक है, कितना नमक है, 16.5% नमक है, इसमें से 18 लीटर पानी वाष्पीकरण हो जाता है। अब घोल में नमक की सांद्रता कितनी है, 20.9% है नमक की सांद्रता। विलयन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, हमें ये बताना है। बात समझ रहे हैं, वो कह रहा है कि 16.5% नमक है एक घोल में, यानी किसी मिक्सचर में 16.5% नमक है, इसका मतलब बाकी बचा क्या है, टोटल पूरा पानी। अब वो कह रहा है कि 18 लीटर पानी क्या वाष्पीकरण हो जाता है, यानी उड़ जाता है, 18 लीटर पानी उड़ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नमक हम की परसेंटेज कितनी हो जाती है, 20.9 नमक की परसेंटेज हो जाती है, ठीक। तो देखो इसे कैसे करेंगे हम लोग, इसमें कह रहा है कि पानी उड़ जाता है, पानी वाष्पीकरण हो जाता है, पानी निकल जाता है, इसका मतलब नमक की मात्रा जो पहले थी वही तो नमक की मात्रा बाद में भी रहेगी। बात समझ रहे हैं, नमक की मात्रा जो पहली थी, नमक की मात्रा बाद में भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि नमक तो निकल नहीं रहा है, निकल क्या रहा है, हमारा पानी निकल रहा है, ठीक है। तो नमक को अगर हम कैलकुलेट करें 16.5% से 20.9% पे जा रहा है, ठीक है ना। यानी हम अगर इसे थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, रेशियो इसका निकालते हैं, किससे कट जाएगा हमारा, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 और 11 पचे 55, ये 11 एकम 11 और 11 नब्बे 99, यानी कि 15 और 19 रेशियो हमारा कितना आ गया, 15 और 19। अगर हम इसको क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, यानी कि 19 और 15, 19 और 15, तो ये हमारा क्या आ जाता है, मिक्सचर का एक्चुअल वैल्यू आ जाती है हमारी। यानी कि मिक्सचर पहले अगर 19 था
तो बाद में कितना हुआ 15। देखो कितना कम हुआ है, 4 कम हुआ है, तो 4 की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 18, क्योंकि 18 ही तो कम हो रहा है पानी, और यहाँ पे कितना कम हो रहा है 4 हमारा। बात समझ रहे हैं? तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 18/4, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 4 चुके 16, बचेगा 2, 4 पंचे 20, और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, टोटल विलयन की। हमें टोटल मात्रा, प्रारंभिक मात्रा निकालनी है। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी है 19 प्रारंभिक मात्रा है, 19 प्रारंभिक मात्रा है, यानी 1 की वैल्यू हमारी कितनी है 4.5। तो 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.5 इंटू 19। बात समझ रहे हैं? 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 पंचे 95, 19 चौके, यानी कि अब देखो पॉइंट लगा हुआ है हमारा यहाँ पे, यानी कि आंसर हमारा पॉइंट में ही आएगा। 3 ऑप्शन है हमारे बिना पॉइंट के, 1 ऑप्शन हमारा पॉइंट का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 85.5, सीधा सीधा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंथी क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन, और लेंथी क्वेश्चन को कैसे हमें थोड़ा सा सॉल्यूशन अपना सरल करके कितना जल्दी कर पाते हैं, बात इस चीज़ पर डिपेंड करती है। अब जैसे मान लो हमें 4.5 में 19 का ही मल्टीप्लाई करना था। होता क्या है कि बच्चे 9 का पहले 5 में करेंगे, फिर 9 का 4 में करेंगे, 2 लाइनें लिखेंगे, फिर उसके बाद ये 1 का भी करते हैं, फिर उसके बाद ऐड करेंगे। ऐसे तो बचपन में करते थे यार, अब तो बड़े हो गए। समझ रहे? अब तो बड़े हो गए, तो थोड़ा सा बड़ों वाली हरकतें कर लो, कम से कम 19 का टेबल तो अब याद कर लो। हाँ, नहीं आगे चल के बच्चे होंगे तो क्या सिखाओगे, 19 का टेबल नहीं आता। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। हाँ, कम से कम नहीं, ये टेबल तो याद करना ही चाहिए, 120 तक तो टेबल कम से कम बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है अपने लिए। बात समझ रहे हैं? देखो ये वाला क्वेश्चन 7 + 3√5 बटे 3 + √5 करके एक हमें इक्वेशन दी हुई है, फिर उसके बाद बराबर में दिया हुआ है p + q√5। ठीक है, p + q√5। अब हमें क्या करना है, इसमें p और q की वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे इसे? देखो जब भी हमारा ये वाला क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का कि इक्वेशन में हमें वैल्यूज निकालना हो वेरिएबल्स की, तो हम क्या करेंगे, दूसरी साइड की जो भी हमें इक्वेशन दी है उसे इस साइड वाली जो हमें निकालना है उसके फॉर्म में चेंज कर लेंगे। बात समझ रहे? कैसे चेंज करेंगे, यहाँ देखो नीचे हमारा कितना है, हर में 3 + √5 और यहाँ 3 - √5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 + √5 और 3 - √5, ये एलसीएम ले लेंगे इनका। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9 - 5, 3 के 9, और √5 √5 5, और बीच में प्लस माइनस है तो माइनस आ गया, यानी a² - b² का फॉर्मूला सीधा सीधा बन गया। बट ठीक है, तो 3 - √5 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा और 3 + √5 का मल्टीप्लाई नीचे इसमें होगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर में होगा, इसमें भी होगा, इसमें, और 5 का भी इन दोनों में होगा। ठीक है, तो 30 × 21 कितना आ गया, 30 × 21 प्लस 3 × 9√5। अब 5 का करते हैं तो 7√5 - 5 × 15। बट ठीक है, अब उसके बाद ये वाले नंबर्स का देखते हैं, 30 × 21 माइनस लगा हुआ है, चिन्ह चेंज हो जाएंगे सारे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 9√5 5 का करते हैं तो माइनस का 7√5, और ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस माइनस प्लस 5 × 15। बट ठीक है, हाँ अब ये देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है, प्लस का 21 और माइनस का 21 कैंसिल हो गया, प्लस का 21 और माइनस का 21 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बट ठीक है, देखो माइनस का 15 और प्लस का 15 हमारा ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा 9√5 प्लस 9√5, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 9 + 9 18√5, और ये यहाँ ये 7 बचा और ये 7√5 बचा, यानी कि माइनस का 14√5 बटे 9 में से 5 गए 4। अब देखो 14 - 18 - 14 4, यानी 4√5 बटे 4, यानी कि कितना बचेगा यहाँ पे √5 हमारा बचेगा। बट ठीक है, √5 हमारा बचेगा। तो देखो
पी प्लस क्यू के फॉर्म में हमें लिखना था, पी प्लस क्यू रूट 5 के फॉर्म में, और हमें बराबर में मिला क्या, केवल रूट 5 मिला। बट ठीक है, रूट 5 मिला हमें केवल। तो रूट 5 के बगल में क्या है, क्यू, और यहाँ पे रूट 5 के बगल में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 होता है मल्टीप्लाई में। क्यू की जगह यहाँ पे देखो कुछ है ही नहीं, तो क्यू को हम क्या ले, पी की जगह यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो पी हमारा क्या हो जाएगा, 0, और क्यू कितना हो जाएगा हमारा, 1। बट ठीक है, यानी कि पी हो गया हमारा 0 और क्यू हो गया 1, पहला वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमें ये वाले क्वेश्चंस करना है। उसके बाद देखो हमारा अगला क्वेश्चन, करिए जरा इसे। क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 संख्याओं में से पहला दूसरे से दोगुना है और तीसरे का आधा है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है। ये भी हमारा औसत से क्वेश्चन है ना। तो पहली और तीसरे नंबर का अंतर हमें बताना है। इजी क्वेश्चन है। हाँ, आप लोगों के लिए भी इजी होंगे, बन जाएंगी। प्रैक्टिस की बात होती है, कौन कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है उस हिसाब से क्वेश्चन भी अपने आप इजी हो जाते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें, कैलकुलेशन में क्या होता है कि नंबर्स याद हो जाते हैं। नंबर्स याद हो गए तो कई बार मल्टीप्लाई भी हम लोगों को नहीं करना पड़ता, सीधे सीधे उनके नंबर्स ही पता होते हैं क्या होंगे, आंसर भी कई बार सीधे सीधे पता होते हैं। बात ठीक है, तो प्रैक्टिस के ऊपर है, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। तो देखो 3 संख्याओं में से पहली 3 संख्याएं हैं हमारे पास, पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। बात ठीक है, देखो कह रहा पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है, दूसरी से दोगुनी यानी दूसरी अगर 1 है तो पहली 2 हो गई, और तीसरी क्या दी है, पहली संख्या दूसरे से दोगुनी है। ठीक है, दूसरे से दोगुनी होगी, और तीसरे से क्या है, आधी है, तो तीसरे को हम 4 ले सकते हैं, तो तीसरे की आधी होगी पहली संख्या। बात क्लियर है। उसके बाद कह रहा है तीनों का औसत कितना है, 56। तो यहाँ अगर हम इन तीनों का औसत निकालें, 2:1:4 ये संख्या है, मान के इनका औसत निकालने में कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 2 7, 7 बटे कितनी संख्या है, 3, ये औसत हो गया। और औसत हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 56। 7 से डिवाइड करो, 7/56, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 8 या 24, 1 की वैल्यू हो गई हमारी 24। अब वो कह रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर हमें निकालना है। तो पहली संख्या 2 है, तीसरी संख्या 4 है, अंतर हमारा कितना है, 2। तो 1 का अंतर, 1 का मान है हमारा कितना, 24, और 2 का मान कितना हो जाएगा हमारा, 48 नहीं हो जाएगा। तो 48 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बताइए कठिन है कि सरल है, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। ठीक है, ये याद रखना, फेल हुए। 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, ये भी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास वालों का परसेंट हमें निकालना है कि कितने परसेंट पास हुए। बात क्लियर है। ये वाले क्वेश्चन तो इजी होता है, इनमें कोई डायग्राम वगैरह हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है, सीधा देख के ही आंसर लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, देखो कैसे, हमारे क्या है, 52% विद्यार्थी हिंदी में और 42% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हो जा रहे हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो कितने परसेंट विद्यार्थी हमारे फेल हो गए, 52 + 42, 52 + 42 यानी कि कितना हो गया हमारा, 50 + 40 90, और 2 2 4 एक्स्ट्रा है यानी 94। तो 94% लोग टोटल क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। बात क्लियर है इतनी। उसके बाद कह रहा है कि 17% विद्यार्थी, ये जो 17% है, दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। ठीक है, यानी 17% हमारा, 17% हमारा इसमें भी शामिल है और 17% हमारा इसमें भी शामिल है। बात क्लियर है। यानी ये जो 94% है, इसमें 17 कितनी 2 बार ऐड हुआ है, तो एक बार 17% हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो फेल होने वाले कितने स्टूडेंट हो गए हमारे, 7, यानी कि 84, 87% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। इसका मतलब पास कितने हो रहे हैं,
23% पास हो रहे हैं। देखा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 23% पास हो रहे हैं। अब ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने सीधा इन्हें जोड़ा, 17% भी फेल हो रहे थे, दोनों में थे, तो हमने 17 माइनस कर दिया। उसके बाद फेल होने का पूछता तो हमारा 87 आ जाता, पास होने का पूछता 100 में माइनस करके 23 हमारा आंसर हो जाता। बात क्लियर है। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इस टाइम पे फेवरेट चल रहा है। जिस भी एग्जाम करवाने वाले टीचर को देखो, फेवरेट चल रहा है सबका क्वेश्चन। हाँ, एसएससी 10+2 हो गया हमारा, ठीक है, सीजीएल हो गया या सीपीयूएसआई हो गया, उसमें भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने के लिए। हाँ, यूपीएसआई में भी इस टाइप के देखने को कई बार पहले मिल चुके हैं, तो उम्मीद है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आ जाएगा। अलजेब्रा में से इस टाइप का एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे इसमें। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 30 दिया है, और ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बात क्लियर है। उसके बाद देखो निकालना क्या है, जब भी अलजेब्रा की ये बात ध्यान रखो, हमेशा अलजेब्रा की जब भी बात हो और उसमें 3 वेरिएबल्स हो, कितने, 3 वेरिएबल्स हो, तो उसमें हम एक वेरिएबल्स को हमेशा 0 पुट कर देंगे और हमारा 99% हमें आंसर अपना मिल जाएगा। वहां तक आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे अपनी जो भी है। बात समझ रहे हैं। तो अलजेब्रा में जब भी हो 3 वेरिएबल्स, यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई और जेड, 3 वेरिएबल्स है हमारे पास। ठीक है, तो एक वेरिएबल्स कोई सी भी हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, तो हम उसके बाद आंसर पे यानी अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बात ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें x प्लस वाई प्लस जेड, यानी हम इसमें एक वेरिएबल को 0 माने, यानी z को हम क्या मान लेते हैं, 0। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, पहली x प्लस वाई बराबर 10, z हो गया 0। दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30, जेड स्क्वायर भी कितना हो गया, 0। और हमें देखो यहाँ से निकालना कितना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, जेड क्यू 0 हो गया हमारा, इसमें एक्स वाई जेड जेड है हमारा, यानी ये पूरी इक्वेशन 0 हो गई। यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान हमें केवल निकाल देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, हम इसमें फॉर्मूला अपना रख देंगे और इनसे वैल्यूज निकाल के रख देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। हमें पूरा इसमें कोई और बड़े फॉर्मूले, 3 वेरिएबल्स के फॉर्मूले लगाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, एक वेरिएबल को 0 ले लेंगे। ठीक है, बचेंगे 2 वेरिएबल, तो हमारी देखो कितनी सिंपल सिंपल सी इक्वेशन हमारी बन गई। उसके बाद इनकी वैल्यूज इसमें से पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लगभग इनका 1050 आ रहा होगा। ठीक है, तो ये करके देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इजी है ये भी। नंबर सिस्टम से काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमें। नंबर सिस्टम से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इजीली देखने को मिल जाएंगे, यानी 2 से 4 क्वेश्चन मान के चलो यूपीएसआई के पेपर में इजीली देखने को मिल जाएंगे नंबर सिस्टम से, है ना। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ये हमारा देखो 2 2 3 4 5 6 इंटू 2 2 3 4 5, दोनों नंबर एक जैसे हैं हमारे, इसे ए ले लो, इसे ए ले लो, यानी ए इंटू ए। ये देखो 1 3 2 4 5 6, 1 3 2 4 5 6, ये भी नंबर अपने कैसे हैं, एक जैसे, यानी बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में देखो 91,000। अब देखो ये बड़ी बड़ी वैल्यूज है हमारी, 91,000 इनसे बहुत छोटा है अपना। ठीक है ना, तो ये
22 से देखो शुरू हो रहा है, उसके बाद 4 डिजिट हैं इसमें, ये 13 से शुरू हो रहा है, उसके बाद 4 डिजिट हैं, ठीक है। और जो 4 डिजिट हैं ये वाले हमारे बड़े हैं और इसमें छोटे हैं, बात समझना ध्यान से। जो 4 डिजिट है हमारे ये वाले बड़े हैं और ये वाले हमारे क्या हैं, इसमें छोटे हैं, है ना। यहाँ 22 बड़ा है और ये 13 छोटा है, तो 22 में अगर 13 हम माइनस करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, लगभग 9 आ जाएगा। यानी इन दोनों का माइनस हमें दिया हुआ है, बाकी 4 5 6 तो हमें कितने हैं, जीरो ही हो जाएंगे माइनस करने पे। तो 91,000 हमारा क्या हो जाएगा, इनका माइनस हो जाएगा, यानी a माइनस बी की वैल्यू हमें दी हुई है। बात क्लियर है। तो यहाँ से देखो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करना है, a प्लस बी की ही तो वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। a माइनस बी तो नीचे से कैंसिल ही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो a प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा, यानी इससे हमें इसमें केवल एक बार ऐड कर देना है। तो देखो 6 को ऐड करेंगे 6 में तो 12, ठीक है। यूनिट डिजिट हमारी कितनी आएगी, 2। तो यूनिट डिजिट से ही हमें इसका पता चल जा रहा है कि ये वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बाकी किसी की यूनिट डिजिट हमारी 2 नहीं मिल रही है, बात ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। बात क्लियर है। यूनिट डिजिट बहुत काम की चीज है, बड़े बड़े कई बार बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने से बच जाते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जामिनर भी ये देखता है कि कहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी दे रहा है और वहां पे वो यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कर देता है एग्जामिनर भी, बात समझ रहे हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखना होता है कि अगर कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है इसका मतलब एग्जामिनर ने उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है, तो उसी सोच को हमें पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद देखो हमें क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है और एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। अगर ट्रेन की गति 72 किलोमीटर पर आवर है, देखो ये दोनों सेकंड में हमारे और ये 72 किलोमीटर पर आवर, तो पुल की लंबाई हमें बताना है, बट ठीक है। ये मान लो क्या है, एक पुल है, ब्रिज है, अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी है, ठीक। अब देखो एक ट्रेन ये हो गई ट्रेन, ठीक है, पार कर रही है पहले पुल को। तो जब पुल को पार कर रही है तो उसे कितना, 40 सेकंड का टाइम लगा, बात क्लियर है। और एक खंबे को अगर पार कर रही है तो ट्रेन को, छोटी हो गई ट्रेन, इतना बड़ी करते हैं ट्रेन को तो, ठीक है। खंबे को पार करती है कितने, 25 सेकंड में, बात क्लियर है ना। तो ट्रेन की गति कितनी दी है, 72 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, यानी 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 चुके 72 और 4 पंचे 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड हो गई उसकी, बात क्लियर है। अब यहाँ एक बात देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हम बिना पेन कॉपी उठाए भी कर सकते हैं इसे। 72 का मतलब हमें पता चल गया कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब इसमें एक बात नोट करना कि क्या ट्रेन पुल को पार करती है तो 40 सेकंड ले रही है, तो पुल को पार करते हुए कितनी लंबाई, कितनी दूरी तय करेगी ट्रेन, जितनी पुल की लंबाई है वो और जितनी उसकी खुद की लंबाई है वो, बात क्लियर है। और यहाँ देखो खंबे को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, जितनी वो खुद लंबी है ट्रेन, केवल उतनी दूरी, बात क्लियर है। यानी अगर हम इन दोनों की दूरियों को हम माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, पुल की लंबाई निकल आएगी इजीली, ट्रेन ट्रेन माइनस हो जाएंगे, पुल की लंबाई हमारी इजीली निकल आएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पुल की लंबाई ही हमें निकालना है, ठीक। और ये हमें जो 40 और 25 दिए, ये सेकंड दिए हैं, लंबाई भी नहीं दी हमें, पर ठीक है। तो अब देखो 40 सेकंड, यानी कि ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई की डिस्टेंस हमें तय करने में लगते हैं पूरी इतनी 40 सेकंड, और केवल ट्रेन की डिस्टेंस तय करने में लगते हैं 25 सेकंड। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना, 15, इनका डिफरेंस कितना है, 15। तो 15 डिफरेंस है हमारा, यानी कि 15 जो डिफरेंस है हमारा, 15 सेकंड का जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस आ रहा है हमारा, ट्रेन का आ जाएगा ना, ट्रेन का आ जाएगा डिफरेंस हमारा, सॉरी पुल का आ जाएगा। ट्रेन तो हमारी कैंसिल हो जाएगी, ट्रेन इसमें भी है हमारी, बात समझ रहे हैं, ट्रेन दोनों में हमारी क्या है, कॉमन, तो ट्रेन तो हमारी कैंसिल हो जाएगी, बचेगी क्या, पुल। तो पुल की लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी, 15, बात समझ रहे हैं। तो अगर 1 सेकंड में उसकी चाल कितनी कितनी दूरी चल रहा है, 20 मीटर, क्योंकि स्पीड तो उसकी इतनी है 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 20 मीटर चल रहा है। तो 15 सेकंड में कितना चलेगा, 15 दूनी
30 यानी कि 300 मीटर, बात ठीक है ना। तो 15 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा यानी 300 मीटर, वो पुल की लंबाई ही तो होगी मेरे भाई। बात समझ रहे हो, पुल की लंबाई ही तो होगी, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 300 मीटर। बात ठीक है ना। अब देखो, अच्छा अगर हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं, इसी क्वेश्चन को देखो, हमने समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया, लेकिन एक बार समझ लोगे तो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। हमने यहाँ देखा ट्रेन पुल को भी क्रॉस कर रही है, ट्रेन पुल को क्रॉस कर रही है, यानी कि ट्रेन पुल हो गई यहाँ पे और ट्रेन भी हो गई, कितने 40 सेकंड में। और यहाँ पे देखो केवल खंबा है, यानी ट्रेन की लंबाई ही काउंट हो रही है 25 सेकंड में। बात क्लियर है। अब वो कह रहा है अगर ट्रेन की गति कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से हम 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 चुके 72 और 4×5 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। हमें ये पता चल गया कि एक सेकंड में कितनी चल रही है, एक सेकंड में 20 मीटर की डिस्टेंस तय कर रही है। हम इन दोनों को सीधे माइनस कर देंगे, हमारा कितना आ रहा है 15, तो 15 क्या हो जाएगी, पुल की पार करने में जितना हमें समय लगा, यानी कि पुल का हमारा क्या आ जाएगा डिस्टेंस। तो अगर हम पुल की वैल्यू निकाल लें कि 15 सेकंड में कितना ट्रेन चलेगी, यानी कि 300 मीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने वही किया है क्वेश्चन में, ठीक है। बात क्लियर है, अच्छा लगा, बढ़िया। हाँ ये देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन के बाद एक छोटा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य है, कौन सा सह अभाज्य है, ये 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, बताना है इन चारों में से कौन से सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब क्या, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स यानी जो आपस में डिविजिबल ना हो। बात समझ रहे हैं, जो आपस में डिविजिबल ना हो सह अभाज्य बोलते हैं, ठीक है। तो 156 126 में देखो 6 है लास्ट में, यानी कि ये तो अपने सम संख्या हो गई, इवन नंबर्स हो गए अपने, बट ठीक है। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन तो अपना होगा नहीं। 23 और 92, 23 किसी से डिवाइड नहीं होता, 92 देखो 23 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। और 92 हमारा कितनी बार में, 4, यानी कि 23 जो के 92, यानी 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब ये देखो 24 और 251, 24 और 251, ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 और 1 6 और 3 9, यानी 3 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, है ना। ये भी हमारा नहीं होगा, भाज्य संख्या है। 18 और 35, 18 और 35 में कुछ भी हमारा कॉमन नहीं है, ठीक है ना। इसमें 3 कॉमन था हमारा, इसमें हमारा 4 से ये पूरा पूरी डिवाइड हो रहा था, यहाँ 2 कॉमन मिल रहा था हमारा, इसमें हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 18 और 35। ये आपस में क्या कहलाएंगे, को प्राइम, क्योंकि ये हमारे इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। बात समझ रहे हैं, यानी को प्राइम निकालने को जब भी पूछे, इसका मतलब वो हमसे क्या पूछ रहा है, उसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बात ठीक है, बात क्लियर ना, HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत बार आ चुका है। हाँ मतलब इस टाइप के आते ही रहते हैं ये वाले क्वेश्चन। जिसकी परिधि कितनी है, 121 वर्ग सेंटीमीटर उसकी परिधि है। एक वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, उसकी परिधि 121 वर्ग सेंटीमीटर वाले वर्ग की परिधि के बराबर है, ठीक है। करके बताओ इसे जरा कैसे करोगे। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। मजेदार तो है ही है, साथ साथ में सरल भी है। देखो, हाँ कितना आ गया, 77। देखते हैं, देखो इसमें क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसकी परिधि हमें क्या है, जिसकी परिधि 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की परिधि के बराबर है। अच्छा 154, हाँ 154 वर्ग सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी परिधि, किसकी, वृत्त की परिधि
121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की परिधि के बराबर है। देखो वाला मेथड तो लगाया ही होगा आप लोगों ने कि वृत्त की परिधि यानी 2πr बराबर करके वर्ग की परिधि के बराबर है तो उसके बराबर कर दिया। उसके बाद आर का मान निकाल लिया, आर का मान निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ए की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद वृत्त की पूछा हो तो वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का पूछा हो तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन तो करे ही होंगे, है ना। तो थोड़ा सा अलग चल के हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें वृत्त दिया हुआ है और वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, वृत्त दिया हुआ है और वर्ग दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन जब भी आ जाए जिसमें वर्ग और वृत्त, अब यहाँ पे देखो शुरू में क्या है, वृत्त हो सकता है यहाँ पे वर्ग बोल देता और यहाँ पे वृत्त बोल देता है, यानी जहां जहां वर्ग लिखा है वहां वृत्त और जहां जहां वृत्त लिखा है वहां पे वर्ग बोल देता है। बात समझ रहे हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, वृत्त को ले लेंगे कितना 14 और वर्ग को कितना ले लेंगे 11। ये इनका रेशियो याद रख लो, बिल्कुल तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वृत्त का 14 और वर्ग का 11, ये रेशियो याद रख लो बिल्कुल। ठीक है, देखो वर्ग हमें कितना दिया है 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी दी है 121, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, इसका मतलब 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 154, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें थोड़ा सा याद रख लेना तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, उतना लंबा कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सीधा सीधा अपना आंसर मिल जाएगा। बात क्लियर है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, ये हमारा है अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार वाला, सरल वाला भी। देखो हाँ मजेदार है तो सरल तो हो गई ना। ठीक है, अब देखो 2-3 बार 4 बार वीडियो को देख लेना, जितने भी अच्छे क्वेश्चन है उन्हें एक जगह पे नोट करते जाना या फिर बार बार वीडियो को देख लेना। 4-5 बार देख लोगे तो सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, हाँ जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये केवल प्रैक्टिस बैच है, ये मतलब प्रैक्टिस वीडियोस ही डाल रहे हैं। ठीक है, केवल उन लोगों के लिए जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है, जो पहले से पढ़ चुके हुए हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, केवल उनके लिए है, तैयारी के लिए। ठीक है, इनकी तैयारी, इस टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और टाइम कैसे बचाते हैं ये हमें पता चल जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं इसका अंदाजा लग जाएगा। बात क्लियर है। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, राम 16 दिनों में एक काम को पूरा करता है। ठीक है, राम एक काम को 16 दिनों में पूरा करता है, लक्ष्मण को उसी काम को पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। जो लक्ष्मण है उसे 20 दिन काम को करने में लग रहे हैं। वे 4 दिन तो एक साथ काम करते हैं और फिर राम छोड़ देता है, राम छोड़ के चला जाता है 4 दिन बाद। बट ठीक है, तो कितने दिनों में लक्ष्मण काम को पूरा कर देगा हमें ये बताना है। देखो बिल्कुल सिंपल है, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा एलसीएम। 16 पंचे 80, 80 क्या हो गया हमारा, इतने यूनिट टोटल काम है। बट ठीक है, और ये 5 क्या है, एक दिन का काम किसका, राम का। तो यहाँ पे हमारा लक्ष्मण का कितना आ जाएगा 20 चौके 80, तो एक दिन के लक्ष्मण का काम कितना हो गया 4 यूनिट। बट ठीक है, अब वो कह रहा है कि दोनों ने 4 दिनों तक साथ में काम किया, 4 दिनों तक तो साथ में काम किया। ठीक है, यानी कि एक दिन का राम का काम कितना 5 और एक दिन के लक्ष्मण का काम कितना 4, यानी कि 5 4 9, एक दिन का काम हो गया। तो 4 दिन का काम दोनों का साथ में कितना होगा 9 चौके 36 यूनिट होगा ना, 36 यूनिट 4 दिन में दोनों कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो 36 यूनिट इसमें से माइनस कर दो, 36 यूनिट इसमें से हम क्या कर देंगे 36 यूनिट हम इसमें से 80 में से माइनस कर देंगे। बात क्लियर है। तो 80 माइनस 36, 80 माइनस 36 क्या हो जाएगा हमारा, 80 में देखो 40 गया, 80 में 40 गया, 40 और प्लस 4 यानी कि 44, 44 हमारा बचेगा काम टोटल, है ना। यानी बचा हुआ काम कितना है 44। अब करेगा कौन ये 44 काम, राम चला गया, लक्ष्मण बचा, यानी कि 4
4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितने दिन, 11 दिन लगेंगे लक्ष्मण को बचे हुए काम को समाप्त करने में, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है ना? बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करते जाना लाइन से, है ना? वीडियो 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार जितनी बार देखना हो उतनी बार आराम से देखना, और कई बार देखना इसको, है ना? अलग अलग टाइम पे देखना, ताकि सारे क्वेश्चन अच्छे से बिल्कुल उनके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं बिल्कुल। ठीक है ना? बात समझ रहे हैं? आज की क्लास फिर यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग, कल मिलेंगे इसी टाइम पे लेवल फर्स्ट की 3rd क्लास के लिए। ठीक है, 3rd क्लास के लिए 2nd क्लास आज की अपलोड हो जाएगी, है ना? 3rd क्लास में थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल और थोड़ा सा बढ़ा देंगे, है ना? और थोड़े से मॉडरेट से अब हार्ड की तरफ चलेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, मॉडरेट से हार्ड की तरफ धीरे धीरे चलेंगे। तो सारे क्वेश्चंस जितने भी बताते जा रहे हैं उन्हें एक जगह पे नोट करते चलो, है ना? नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट, उन्हें बार बार देखो, फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो उस चीज पे अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना के वो वाली दिक्कत आपकी दूर कर देंगे। ठीक है ना? तो हाँ, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो एग्जाम होने का भी फिलहाल कोई आसपास चांस नजर नहीं आ रहा है। 1.5-2 महीने 3 महीने हो सकता है लेट हो जाए एग्जाम, बात समझ रहा है? हाँ, 3 महीने तक भी हो सकता है लेट हो जाए, क्योंकि अभी कुछ भरोसा तो चल नहीं है। ग्रेजुएशन वाले एग्जाम पे भी पड़े हैं, इंटर के एग्जाम भी अभी पड़े हैं। इंटर के हर साल के कैंसिल नहीं करवाए जा सकते, पिछले साल के तो कैंसिल हो गए थे, हर साल के थोड़ी करवाए जा सकते हैं। हाई स्कूल वालों को तो चलो पास कर दिया, इंटर वालों को हर साल नहीं पास कर सकते ना, पर तो उनको तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ उनका टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा, अब चाहे सरल लें कठिन लें या जो भी लें, क्योंकि क्लासेस इस टाइम भी नहीं चल रही, स्कूल वगैरह भी सारे बंद है, कोचिंग भी लगभग बिल्कुल बंद ही मान लीजिए सब। टीचर भी ऑनलाइन कितना पढ़ा लेंगे, है ना? ऑनलाइन में बच्चों के ऊपर होता है कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, मोबाइल लेके बैठ गए, बस पढ़ रहे हैं, घर वालों को लग रहा है पढ़ रहे हैं, मोबाइल में जाने क्या हो रहा है, जाने कहाँ बातें हो रही हैं, कौन सी वीडियो देखे जा रहे हैं, क्या भरोसा। बात समझ रहे हैं? हाँ, मूवी देख रहे हैं बैठे बैठे, गेम ही खेल रहे हैं, ये होता है। अच्छा, तुम लोग भी करते हो इसीलिए बता रहे हो, हैं? अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, तो पढ़ाई करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कल मिलते हैं फिर, कल और नए वीडियो के साथ। ठीक है।